लोहरदगा के बीएस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर समेत 4 की सड़क हादसे में मौत। लोहरदगा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना मंगलवार देर रात की है। पहली घटना भंडरा थाना क्षेत्र के टोका के पास की है। इस घटना में बीएस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर गौशनर कुजूर, उनके बेटे और साला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इस दौरान उनकी एक्सयूवी कार एक गड्ढे में गिर गई। दूसरी घटना लोहरदगा के हेसल थाना क्षेत्र की है। यहाँ ट्रक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो चालक बाघा निवासी हीरानाथ शाह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाघा निवासी अशोक उरांव, दीपक उरांव और नीरज उरांव समेत अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी शवों को लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया है, जहां आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। जमशेदपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की हो गई थी मौत, तब निर्मल महतो के आंदोलन से हिल गया था प्रशासन। झारखंड राज्य अलग के नायक शहीद निर्मल महतो की जयंती आज है। उनकी जयंती उनके पैतृक गांव कदमा उलियान में ही नहीं बल्कि समूचे झारखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग उन्हें सूदखोरी, वसूली, शोषण, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए याद करेंगे। इसके साथ साथ राज्य में गरीब गुरबों की आवाज बनने व अलग पहचान वाले निर्मल महतो के बताए रास्तों पर चलने का संकल्प भी लेंगे। उनके सपनों का झारखंड बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। शहीद निर्मल महतो के आंदोलन के साथ ही उनके करीबी व उनकी इकलौती बहन से बात की, जिन्होंने उनके संघर्ष के दिनों की यादें साझा की। शहीद निर्मल महतो की इकलौती बहन शांति बाला महतो ने बताया कि अन्याय, शोषण, जुल्म के खिलाफ जानकारी मिलते ही निर्मल महतो दौड़ पड़ते थे। सोनारी में हुई एक घटना में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पिटाई से सोनारी के नाकुल बागती की मौत हो गई थी। तब मृतक के घर बिना देरी किए निर्मल महतो पहुंचे। घटना में पुलिस के खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ। इसमें सोनारी थाना ही नहीं बल्कि पूरे जमशेदपुर की पुलिस हिल गई थी। आरोपी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ जांच व कार्रवाई होने पर पीड़ित परिवार के साथ निर्मल महतो शांत हुए थे। जैक 10th, 9th, 8 बोर्ड के बच्चे ध्यान दें, अब तक नहीं किया परीक्षा के लिए आवेदन तो इस तारीख तक कर लें अप्लाई। अगर आपने भी मैट्रिक 8वीं 9वीं बोर्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द कर लें, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन भरने का तारीख बढ़ा दिया है। इसे लेकर आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बिना विलम्ब शुल्क के साथ 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलम्ब के साथ 27 से 31 दिसंबर के फॉर्म जमा करने की तारीख है। वहीं अगर आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं लेकिन आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो 28 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर लें, क्योंकि इसके बाद आयोग दूसरा मौका नहीं देगा। वहीं अगर आप आकांक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक आवेदन कर लें, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के बाद आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले पाने के लिए मुफ्त में कोचिंग कर सकते हैं। साथ ही रहने खाने की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इसके लिए प्रत्येक जिले में 40-40 स्टूडेंट का चयन होता है। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा की तारीख पहले ही जारी कर दी थी। इसके मुताबिक दोनों बोर्ड की परीक्षाएं 11 फरवरी से आयोजित होंगी। 3 मार्च को पेपर समाप्त हो जाएगा। परीक्षा दोनों पालियों में संचालित होगा। पहले दिन यानी 11 फरवरी को स्टूडेंट्स वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर देंगे। परीक्षा देने जा रहे छात्र अपना कार्ड पकड़ लें, इसके बिना परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जैक की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। झारखंड के होमगार्ड बहाली में तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की होगी परीक्षा, 30 अंक लाना जरूरी। झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर नियमावली 2014 का बजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा लेगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को उस जिला या शहर का सामान्यतः निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी कार्यकाल में काम कर रहे हो, स्वनियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन संस्थान को सामान्य निवासी माना जाएगा। झारखंड में बंगाल की तर्ज पर होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई। शिक्षा विभाग की टीम वहां जाकर करेगी रिपोर्ट तैयार। झारखंड में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य की ओर से एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी जाएगी।
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई बेहतर करेगी। प्राथमिक कक्षा से इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सुदृढ़ की जाएगी। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की टीम जनवरी में जाएगी बंगाल। रामदास सोरेन ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में आगे की प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दे दी है। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की टीम जनवरी के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल जाएगी। टीम में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षाविद के अलावा विभाग के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। पदाधिकारियों और शिक्षकों की टीम पश्चिम बंगाल में स्कूलों में हो रही जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की जानकारी लेगी। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर पाठ्यक्रम तक की जानकारी लेने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर झारखंड में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। झारखंड में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 28 दिसंबर को इन इलाके में बारिश की संभावना। झारखंड में तापमान का उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग की माने तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन चढ़ते ही मौसम साफ हो जाएगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 29 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ी गिरावट का अनुमान नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यह सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी सामान्य से करीब 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। कांग्रेस ने निकाली बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान यात्रा, मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को धनबाद में बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली। इस दौरान संविधान की रक्षा का संकल्प लिया गया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग की गई। यात्रा के समापन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। इसमें अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सम्मान यात्रा नेतृत्व करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि बाबा साहेब के सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की हर कार्यकर्ता सड़क से सदन तक संघर्ष करेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने कहा कि बाबा साहेब के अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी तथा उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर बसपा ने मंगलवार को धरना दिया। मुख्य वक्ता बसपा नेता सुबल दास ने कहा कि बाबा साहेब के सम्मान में बसपा आगे आर पार की लड़ाई लड़ेगी। सभा की अध्यक्षता बसपा के जिला अध्यक्ष अभय कुमार तथा संचालन जिला प्रभारी सुनील कुमार रविदास ने किया। महिला थानेदार ने पार्क में प्रेमी जोड़े को लगाया फटकार। क्रिसमस व नए साल को लेकर सभी पिकनिक स्पॉट में भीड़भाड़ रहेगी। महिलाओं, युवतियों, बच्चों के अलावा लोग नए साल का जश्न मनाएंगे। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसे देखते हुए मंगलवार को धनबाद महिला थाना की प्रभारी मीनू कुमारी ने दल बल के साथ बिरसा मुंडा पार्क का जायजा लिया। महिला थानेदार ने पार्क में कई प्रेमी युगल को पकड़ा और उन्हें समझाया। कुछ प्रेमी युगल को फटकार भी लगाई। इस दौरान पार्क में एक स्कूल से आए बच्चों के साथ महिला थानेदार ने पिकनिक का आनंद भी लिया। उन्होंने मौजूद बच्चों व महिलाओं को छेड़खानी पर कंट्रोल करने को लेकर कई तरह की जानकारी दी। हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया। इस दौरान SI धर्मेंद्र कुमार शर्मा, रणधीर कुमार, ASI सुशीला देवी व अन्य बल मौजूद थे। महिला थाना प्रभारी मीनू कुमारी ने बताया कि पार्कों में छेड़खानी को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय है। पिकनिक स्पॉट व पार्क में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर छेड़खानी या किसी तरह की घटनाएं होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, पुलिस तुरंत वहां पहुंचेगी। कांग्रेस भवन व IMA भवन को अतिक्रमण मुक्त कर हैंडओवर लेगा जिला परिषद। जिला परिषद बोर्ड की 10वीं बैठक मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में हुई। कांग्रेस भवन व IMA भवन को अतिक्रमण मुक्त कर हैंडओवर लेने, कोयला बालू चोरी पर अंकुश लगाने सहित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जीप अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि कांग्रेस भवन व IMA भवन मामले में कोर्ट का फैसला बहुत पहले आ चुका है। जिला परिषद के अधिवक्ता से राय लेकर अंचल अधिकारी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लिखा जाएगा।
बीएसएस महिला कॉलेज जो जिला परिषद की भूमि पर स्थित है, अधिवक्ता से राय लेकर सीयू को खाली कराने के लिए लिखा जाएगा। बैठक 1 घंटे विलंब यानी दिन के 12 बजे शुरू हुई। शाम 5 बजे तक चली बैठक में जीप सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। 8 एजेंडा पारित किए गए। इस दौरान जीप सदस्यों व अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ खूब नोकझोंक भी हुई। बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल व स्वच्छता विभाग के साथ जनवरी में अलग से बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में जिस विभाग के पदाधिकारी नहीं आए थे उन्हें शोकॉज करने का निर्णय लिया गया। स्टेशन में खड़ी कार में शरारती तत्वों ने लगाई आग। धनबाद स्टेशन रोड पर पिछले कई दिनों से लावारिस स्थिति में खड़ी कार में मंगलवार की रात शरारती तत्वों ने आग लगा दी। आग लगते ही आसपास के लोग भागने लगे। कुछ लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि कार पिछले कई दिनों से पेट्रोल पंप के पहले लावारिस की स्थिति में खड़ी है। मौका पाकर मंगलवार को कुछ लोगों ने इसमें आग लगा दी। गाड़ी पर दिल्ली का नंबर था। उसका मालिक कौन है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अग्निशमन विभाग की त्वरित प्रक्रिया में बड़ा हादसा टल गया क्योंकि पास में ही पेट्रोल पंप है। सरेआम पिस्तौल की नोक पर सीएसपी संचालक को लूटा। मंगलवार लगभग 6 बजे पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के पियरसोला गांव के पास एसबीआई के सीएसपी संचालक बादल कुमार ग्राहक दुलाल महतो से अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर लैपटॉप, मोबाइल समेत लगभग 2.5 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। पीड़ित सीएसपी संचालक ने बताया कि शाम लगभग 6 बजे 2 लोग अचानक उसके सीएसपी के अंदर आए और पिस्तौल दिखाकर काउंटर पर रखा मोबाइल एवं लैपटॉप ले लिया। इस दौरान काउंटर में रखे लगभग 65,000 रुपए निकाल लिए। केंद्र में पैसा निकालने आए ग्राहक दुलाल कुमार महतो का मोबाइल एवं उसकी जेब से लगभग 1,000 रुपए निकाल लिए। उसके बाद दोनों को कमरे के अंदर धक्का देकर सीएसपी का शटर बंद कर दिया। जाने के पूर्व शटर उठाकर धमकी दी और 1 राउंड फायरिंग भी की। कुछ देर बाद दोनों शटर खोलकर बाहर निकले और लोगों को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन में जुट गई है। लोगों का कहना था कि एक ही बाइक से सभी आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी जामताड़ा की ओर भाग गए। थानेदार तारिक वसीम ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। अपराधियों द्वारा छीने गए मोबाइल का अंतिम लोकेशन बेजरा पुल बताया जा रहा है। संभवतः अपराधी जामताड़ा की ओर भागे हैं। भुक्तभोगी ग्राहक बाड़ाजोड़ गांव निवासी दुलाल महतो ने बताया कि वह घटना के समय सीएसपी में ही था। थोड़ी ही देर पहले 10,000 रुपए की निकासी कर जेब में रखा था। घटना के बाद अपराधियों ने दुलाल का मोबाइल और 1,000 रुपए छीन लिया, परंतु अंदर जेब में रखे 10,000 रुपए पर नजर नहीं पड़ी, जिसके कारण उसके पैसे बच गए। चौकीदार बहाली के लिए आज से अंचल कार्यालय में बटेगा एडमिट कार्ड। धनबाद के विभिन्न अंचलों में चौकीदारी के रिक्त पद पर बहाली के लिए 29 दिसंबर को परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए 25 दिसंबर से ही सभी अंचल कार्यालयों में एडमिट कार्ड का वितरण शुरू होगा। जानकारी के अनुसार चौकीदार बहाली परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र में है। एडीएम पीयूष सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि सभी परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड संबंधित अंचलों में भेज दिया गया है। सभी अंचल अधिकारियों को 25 दिसंबर को अवकाश के दिन भी अंचल कार्यालय में एडमिट कार्ड का वितरण की व्यवस्था करने को कहा गया है। एडमिट कार्ड 28 दिसंबर तक बटेगा, इसलिए अभ्यर्थी परेशान नहीं हो। 4 दिन तक एडमिट कार्ड का वितरण होगा। 29 दिसंबर को 11 स्थानों पर एक ही साथ परीक्षा होगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। धनबाद जिले में चौकीदार के 320 पद रिक्त हैं। इसके लिए 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वेरिफिकेशन के बाद सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भेज दिया गया है। सभी के आपत्तियों का भी निष्पादन किया गया है। पति ने की दूसरी शादी, बच्चों के साथ पहली पत्नी पहुंची थाना। रामकनाली ओपी में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने का मामला सामने आया है। इधर मामला प्रकाश में आने के बाद पहली पत्नी सुनैना अपने पति सरोज कुमार खत्री की खोज में केसलपुर श्रमिक कॉलोनी पहुंची। पति वहां नहीं मिला तो 12 वर्ष की बेटी के साथ वह ओपी पहुंची और पुलिस से इंसाफ की मांग की। इस बीच सरोज के परिजनों और सुनैना के बीच काफी बहस हुई। पीड़िता दमदम एयरपोर्ट में कुक थी। इधर पुलिस ने मामले की छानबीन कर केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि केसलपुर श्रमिक कॉलोनी निवासी सरोज कुमार ने अपनी पत्नी सुनैना देवी के होते हुए 28 नवंबर 2024 को दूसरी शादी कर ली। सुनैना ने बताया कि दमदम एयरपोर्ट में उसकी मुलाकात सरोज से हुई थी। वह वहां कुक का काम करती थी। करीब 12 वर्ष पूर्व कालीघाट में उसके साथ प्रेम विवाह किया। दोनों से एक बेटी भी है। इस मामले को 5 दिन पूर्व गोविंदपुर थाने में मामले की जानकारी दी।
वहां सरोज खत्री ने एक समझौते के बाद उसे अपने साथ रखने के लिए सहमति जताई। घटना के प्रकाश में आने के बाद पीड़िता को गोविंदपुर कांड्रा में उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। ओपी प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने बताया कि छानबीन के बाद मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपी युवक को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ट्रक की चपेट में आने से रेल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी। बालीडीह थाना क्षेत्र के रेल फाटक के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार रेल कर्मी को अपने चपेट में ले लिया। इससे रेल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घायल रेल कर्मी का नाम अंबुज चौबे बताया जा रहा है, जो आरओएच विभाग में कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक रेलवे गुड्स शेड के NH-23 की ओर जा रहा था। वहीं सड़क किनारे चल रहे बाइक को टक्कर मार दिया। इससे बाइक चालक सड़क पर गिर गया। उसकी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं रेल कर्मी के पैर, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। खूबसूरत पिकनिक स्पॉट की कर रहे हैं तलाश तो पतरातू के पलानी जलप्रपात आइए, मन मोह लेगी इसकी सुंदरता। नया साल शुरू होते ही पर्यटकों का भीड़ पतरातू डैम में लगना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि इस डैम का दृश्य बेहद खूबसूरत है। लेकिन अगर पतरातू में ही किसी अन्य खूबसूरत पिकनिक स्पॉट की तलाश में है तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम बात कर रहे हैं पतरातू लेक रिजॉर्ट से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पलानी जलप्रपात की। चट्टानों के ऊंचे टीले से कल कल गिरता पानी पलानी जलप्रपात की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। इसके अलावा इसके आसपास का प्राकृतिक दृश्य का भी खूबसूरती बेहद मनमोहक है। ठंड का मौसम शुरू होते ही यहाँ पर पिकनिक मनाने वाले की भीड़ लग जाती है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को कच्ची सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पक्की सड़कें नहीं बिछ पाई हैं। रामगढ़ के पतरातू में स्थित पलानी जलप्रपात की खास बात यह है कि 100 फीट ऊंचे पहाड़ से पानी नीचे गिरता है। दूर से ही इसकी आवाज सुनाई दे जाती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। न ही पर्यटकों के लिए यहाँ कोई व्यू पॉइंट है, न ही इसके आसपास ठहरने और भोजन करने के लिए अच्छा होटल है, न ही कोई शौचालय की व्यवस्था है।